क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए आज हम कक्षा 12 का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है मैट्रिक्स, या हिंदी में इसको अपन कहते हैं आव्यूह। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है या आव्यूह का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में 20 कैंडिडेट है और 20 कैंडिडेट है, मान लीजिए 20 कैंडिडेट को हमको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, बिठाना है। तो 20 कैंडिडेट को अगर बैठाना है तो हम हो सकता है उनको 10-10 की दो पंक्तियों में बैठा दें, या हो सकता है हम 5-5 की 4 पंक्तियों में बैठा दें। तो ठीक उसी प्रकार से जो मैट्रिक्स होता है वो अवयवों का पंक्तियों और स्तंभों के अंदर एक अरेंजमेंट होता है। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कुछ एलिमेंट है, मान लो कुछ व्यक्ति हैं, जैसे मान लो हमारे पास में 10 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं हमारे पास में? 10। अब 10 व्यक्ति है, मान लीजिए इन 10 व्यक्तियों को हमको बैठाना है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि 10 व्यक्तियों की एक लाइन लगा दी जाए। जैसे एक लाइन हमने यहाँ लगा दी गई, ऐसे हम कितने व्यक्ति लगा देंगे? 10 व्यक्तियों की एक लाइन लगा दी जाए। या हो सकता है हम उनको ऐसे कर दें, 5-5 व्यक्तियों की 2 लाइन लगा दी जाए, इस तरीके से। यह हो सकता है हम 2-2 व्यक्तियों की 5 लाइन लगा दें। तो इस अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयवों को पंक्तियों में और स्तंभों के अंदर अरेंज करना। अब यहां से अगर बात करें हम, तो मैट्रिक्स को कैसे सिंबल्स के रूप में डिनोट किया जाता है। तो मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स इसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? आव्यूह। मैट्रिक्स या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब है, जैसे मैट्रिक्स है, इसका मतलब होता है अवयवों को पंक्ति व स्तंभों में व्यवस्थित करना। यानी अवयवों को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करने के तरीके को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो अवयवों में क्या हो सकते हैं आपके? अवयवों के अंदर आपकी कुछ भी हो सकती है, संख्याएं हो सकती है, ठीक है। अवयवों के अंदर आपकी संख्याएं हो सकती है। इसको जो डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को, इसको जो डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को, वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर, यानी इसको जो डिनोट किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाएगा। और जो इसके एलिमेंट होंगे, अवयव, इसके जो अवयव होंगे, उन अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त करेंगे। स्मॉल लेटर, अवयवों को हम स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, तो मैट्रिक्स को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा कोष्ठक लगाते हैं और इसके अंदर हम अवयव सेट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ये हमारी एक मैट्रिक्स हो गई, जिसके अंदर हमारे पास में 9 अवयवों को हमने अरेंज किया गया है। जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। यानी हमने 9 अवयवों को यहाँ पर अरेंज किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ पर अवयवों को अरेंज किया गया है, तो इस अवयवों की स्थिति कौन देगा, या इस अवयव की पंक्ति के बारे में और स्तंभ के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा। इसलिए जब भी किसी अवयव की पंक्ति और स्तंभ की हमको इंफॉर्मेशन ली जाएगी या दी जाएगी, तो इस एलिमेंट को हम ए की जगह डिनोट करेंगे, ए बराबर A11। यहाँ पर जो आपका पहला लेटर होगा वो पंक्ति संख्या होगी और दूसरा जो लेटर होगा वो स्तंभ संख्या होगी। A11 हो गया। जैसे इस लेटर को हम दर्शाएंगे A12 के द्वारा, यानी A12 का मतलब है ये वो एलिमेंट है जिसकी पंक्ति संख्या 1 है और स्तंभ संख्या 2 है। ये एलिमेंट हो जाएगा A13। इस एलिमेंट को डिनोट करेंगे A21। इस एलिमेंट को डिनोट करेंगे A22। इस एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे A23। इस एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे A31। इस एलिमेंट को डिनोट करेंगे A32 और इस एलिमेंट को डिनोट करेंगे A33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है या एक व्यवस्था है।
इस मैट्रिक्स के अंदर जो पंक्ति होंगी जो आपके क्षैतिज रूप में होगी, जैसे ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है और ये हमारी तीसरी पंक्ति है, तो इसके अंदर जो कुल पंक्तियां हो गई, यानी कुल पंक्ति हो गई, वो कुल कितनी पंक्तियां हो गई? कुल पंक्ति होगी हमारे पास में 3। और जो वर्टिकली होंगे यानी ऊर्ध्वाधर रूप में जो होंगे, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके अंदर जो स्तंभ है, स्तंभ का मतलब जो ऊर्ध्वाधर हैं, ऊर्ध्वाधर जो होंगे उनको अपन बोलेंगे स्तंभ। तो इसके अंदर कुल स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? स्तंभों की संख्या हो गई इसके अंदर, स्तंभों की संख्या हो गई इसके अंदर 3। अब यहां पर अवयवों की संख्या हो गई, पंक्तियों की संख्या पता चल गई, स्तंभों की संख्या चल गई। इसके बाद में इसमें एक टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स की कोटि। कोटि, आव्यूह या मैट्रिक्स की कोटि। कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। यानी जब भी मैट्रिक्स की कोटि लिखी जाएगी, उस मैट्रिक्स की कोटि को जब लिखा जाएगा, उस कोटि को लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा पंक्ति संख्या यानी कुल पंक्तियां गुणा स्तंभ। यानी पहले हमको लिखना है कितनी पंक्तियां हैं मैट्रिक्स के अंदर और गुणा फिर लिखना है हमको मैट्रिक्स के अंदर कुल कितने स्तंभ हैं। जैसे इस मैट्रिक्स की बात की जाए, इस मैट्रिक्स में कुल कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है 3 और स्तंभ है इसके अंदर 3। यानी इस मैट्रिक्स की जो कोटि हो गई वो क्या हो गई? 3/3 यानी 3 गुणा 3। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर मान लो मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या को हम डिनोट कर रहे हैं m से। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या, उसके अंदर स्तंभों की संख्या कितनी है? n। अगर स्तंभों की संख्या n है तो उस मैट्रिक्स की जो कोटि होगी, उस मैट्रिक्स की कोटि होगी वो हो जाएगी m गुणा n। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैट्रिक्स की कोटि हो गई m गुणा n, इसको कभी भी हम m इंटू n को mn नहीं लिख सकते। यहाँ पर मैट्रिक्स की कोटि को हमेशा m गुणा n के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई m गुणा n को गुणा करके mn लिख दिया गया। तो मैट्रिक्स की कोटि को हमेशा m गुणा n के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा, जिसमें ये क्या होती है हमारी? ये होती मैट्रिक्स में कुल पंक्तियों की संख्या m। m का मतलब हो गया पंक्तियों की संख्या और n का मतलब हो गया स्तंभों की संख्या। यानी इस मैट्रिक्स में कुल कितने स्तंभ हैं। अब इसके बाद में मैट्रिक्स का एक वृहद रूप लेंगे अपन। मैट्रिक्स किस तरीके की होगी दिखाई देगी? मान लीजिए किसी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। मान लो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? m है और स्तंभों की संख्या वो n है। किसी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो ऐसी मैट्रिक्स का एक लार्ज रूप क्या होगा, यानी उसका व्यापक रूप क्या होगा? हम मान के चल रहे हैं कि मैट्रिक्स को हम a के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के, जैसे मैंने बताया कि किससे डिनोट किया जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा और जिसके एलिमेंट होंगे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी मैट्रिक्स जिसका नाम हम ए दे रहे हैं, उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? m और स्तंभों की संख्या कितनी है? n। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम किस तरीके से लिखेंगे? उसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा? तो जब सबसे पहले जो एलिमेंट लिखा जाएगा यहाँ पर वो होगा a11। a11 का मतलब हो गया ये वो अवयव है जिसकी पंक्ति संख्या 1 और स्तंभ संख्या भी 1 है। फिर यहां पर लिखा जाएगा a12 ये वो अवयव है जिसकी पंक्ति संख्या 1 है और स्तंभ संख्या 2 है। फिर आएगा अवयव a13 यानी ऐसा अवयव जिसकी पंक्ति संख्या 1 है और स्तंभ संख्या 3 है। ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं कि ये पहली ही पंक्ति में चल रहे हैं, यानी पंक्ति संख्या तो 1 होगी। अब चूंकि स्तंभ कितने मान रखे अपन ने? n। कुल स्तंभों की संख्या अगर अपन ने कितनी मान रखी? n। तो ये जो स्तंभ होगा वो हमारा nवां स्तंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला स्तंभ हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया, ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया। ऐसे टोटल कितने कॉलम है? n। तो यानी लास्ट वाला कॉलम कौन सा हो जाएगा? nवां कॉलम हो जाएगा। इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स के अंदर 10 कॉलम है
तो ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा, और लास्ट का जो कॉलम होगा वो कौन सा कॉलम होगा, 10वां कॉलम होगा। अब चूंकि इसमें कॉलम की संख्या हमने n ली है, तो पहला ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा, ये आपका nवां कॉलम हो जाएगा। अब जैसे हम इस यहाँ पर जो अवयव लिखेंगे उसकी पंक्ति संख्या 2 हो जाएगी, पंक्ति संख्या 2 और कॉलम संख्या 1। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा A22, पंक्ति संख्या 2 और स्तंभ संख्या भी 2। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा A23, ऐसे ही एलिमेंट लिखे जाएंगे और यहाँ पर आएगा A2n, यानी पंक्ति संख्या 2 और स्तंभ संख्या n वाली मैट्रिक्स। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आती रहेगी आपकी, इस तरीके से। तो लास्ट की जो हमारी पंक्ति होगी, जो हमारी लास्ट की पंक्ति होगी, वो पंक्ति कौन सी होगी, एमवी पंक्ति होगी। कौन सी पंक्ति होगी, एमवी पंक्ति होगी। यानी वो जो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को हम ए से कह रहे हैं, उसकी पंक्ति संख्या कौन सी हो जाएगी, एमवी। एमवी पंक्ति कॉलम संख्या 1। ये जो एलिमेंट होगा ए, एमवी पंक्ति कॉलम संख्या 2। ऐसे ये जो एलिमेंट होगा वो एमवी पंक्ति और कॉलम संख्या 3 होगा। ऐसे जो लास्ट का जो एलिमेंट होगा वो होगा ए एम एन। क्यों, क्योंकि लास्ट की जो एलिमेंट होगा उसकी पंक्ति संख्या m हो जाएगी, कॉलम संख्या n हो जाएगी। तो ये मैट्रिक्स का एक व्यापक रूप है, मैट्रिक्स को दर्शाने का व्यापक रूप है। और ये जो मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स की कोटि होगी m गुणा n। इस मैट्रिक्स की कोटि हो गई m गुणा n, यानी इसके अंदर कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, m, और कुल स्तंभों की संख्या कितनी है, n। लेकिन जब इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, संक्षिप्त रूप में लिखें, जब इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो इन सभी एलिमेंट को एक एलिमेंट के द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स A बराबर स्मॉल a i j, मैट्रिक्स A बराबर स्मॉल a i j, और ये यहां पर हम लगा देंगे बड़ा कोष्टक, यानी जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को स्मॉल a i j के द्वारा निरूपित किया गया है। और ये भी जो मैट्रिक्स होगी उसकी कोटि होगी m गुणा n। सवाल ये है कि i और j क्या है, कि i का मतलब है और j का मतलब क्या है। तो फिर वही मैं बात करूंगा कि i का मतलब पंक्ति संख्या है, m का मतलब भी पंक्ति संख्या बताया था, और यहाँ पर i का मतलब भी पंक्ति संख्या बता रखा है। ध्यान रखना, m का मतलब होता है कुल पंक्तियों की संख्या, मैट्रिक्स के अंदर कुल पंक्तियों की संख्या, जबकि i का मतलब है पर्टिकुलर एलिमेंट की पंक्ति संख्या। i का मतलब है अवयव की पंक्ति संख्या, अवयव की पंक्ति संख्या। तो ध्यान रखना, m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या, लेकिन m का मतलब है मैट्रिक्स में कुल पंक्तियों की संख्या, जबकि i का मतलब है अवयव की पंक्ति संख्या। j का मतलब स्तंभ संख्या, लेकिन किसकी, अवयव की, यानी ये होगी अवयव की स्तंभ संख्या। यानी अवयव की जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है एलिमेंट का, वो है हमारा। यानी जैसे हम अवयव की पंक्ति संख्या 1 लिखेंगे, यहां पर क्या बन जाएगा, a11 पंक्तियों की संख्या, मान लो i का मान हमने 1 ले लिया, j का मान भी हमने 1 ले लिया, तो कौन सा एलिमेंट बन जाएगा, a11 बन जाएगा। मान लो i का मान हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया, j का मान 2 ले लिया, तो यही एलिमेंट किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा, a12 की तरह। यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये मैट्रिक्स को दर्शाने का बृहद रूप है, या अपन कह सकते हैं ये मैट्रिक्स को दर्शाने का एक बड़ा रूप है, जिसको अपन व्यापक रूप कहते हैं, और ये इसका संक्षिप्त रूप या शॉर्ट रूप है। तो ये हुई मैट्रिक्स की बात कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया कि मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयवों को पंक्तियों व स्तंभों, अवयवों को पंक्तियों व स्तंभों में व्यक्त या व्यक्त की जगह व्यवस्थित करने के तरीके को अपन क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। यानी अवयवों को पंक्ति और स्तंभों में व्यक्त करने के तरीके को क्या कहेंगे अपन, मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। यानी जो अरेंजमेंट बनता है, जो अरेंजमेंट ये बना है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। कितनी पंक्तियों के अंदर या कितने कॉलम के अंदर हमने अवयवों को डिनोट किया गया है। अब इसके आगे हम बात करेंगे
अवयवों की संख्या। कि मान लो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में, मान लो किसी जो मैट्रिक्स है इसकी, इस मैट्रिक्स में कुल पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या m है, या मान लो किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या n है। किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो उसमें जो कुल अवयव होंगे, कुल अवयव होंगे वो कुल अवयव हो जाएंगे m इंटू n, कुल अवयव होंगे m इंटू n। अब देखो इसको मैं समझाने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कुछ, मान लो कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है या अवयव है, उसमें कुल दो पंक्तियां हैं। मान लो पंक्तियों की संख्या यानी m कितनी है 2 और n कितने हैं 3, यानी जो मैट्रिक्स है उसकी कोटि होगी 2/3। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, कोटि होती है हमारी m गुणा n, यानी कोटि हो गई हमारी 2 गुणा 3। तो उसमें अवयव कितने होंगे, तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 6। इसके अंदर जो अवयव होंगे वो अवयव कितने हो जाएंगे 6, 2 गुणा 3 बराबर 6। ये ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स की कोटि आप लिख रहे हो तो कोटि को कभी गुणा करके मत लिख देना। ऐसे नहीं कि कोटि है 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 को नॉर्मली गुणा करके 6 लिख दिया। कोटि हमेशा इस ही फॉर्मेट में रहेगी, कोटि को कभी भी हम गुणा करके नहीं लिख सकते। कोटि 2 गुणा 3 ही रहेगी, ऐसे नहीं कि नॉर्मली गुणा करके 6 लिख दिया। अवयवों की संख्या 6 हो गई, ध्यान रखना, अवयवों की संख्या हमारी 6 हो जाएगी। और उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक कोई भी मैट्रिक्स है उसमें 2 पंक्तियां हैं, कितनी 2 पंक्तियां है और कॉलम कितने 3, तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बन जाएगी ये, जैसे A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये मैट्रिक्स होगी हमारी 2/3 की। इसमें ये एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई, 2 पंक्ति हो गई, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, 3 कॉलम हो गया हमारे पास में। अब देखिए इसमें 6 एलिमेंट कैसे हो गए या m इंटू n कैसे आ गया, तो नॉर्मली बात है, और बता सकते हैं कि जब एक लाइन में अगर मान लो एक पंक्ति है, एक पंक्ति में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 3, एक पंक्ति में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, यानी जितने कॉलम संख्या। एक पंक्ति में अगर 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं 2। अगर एक पंक्ति में 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो 2 पंक्ति में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 गुणा 3। और एक पंक्ति में 3 एलिमेंट है, इसका पता किससे चला, कॉलम संख्या से, क्योंकि कॉलम संख्या कितनी थी 3। अगर कॉलम संख्या 3 है तो इसका मतलब एक पंक्ति में 3 ही एलिमेंट आएंगे, और एक पंक्ति में अगर 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो हमारे पास पंक्तियां ऐसी कितनी है 2, इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6। तो वही बात यहां पर हुई कि अगर मान लो पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, ध्यान समझना, अगर मान लो पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, इसका मतलब यह है कि एक पंक्ति में कितने एलिमेंट आएंगे n, एक पंक्ति में कितने एलिमेंट आएंगे n। हो सकता है आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ भी लेके, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 10 है या किसी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 5 है। अगर किसी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 5 है तो उसकी एक पंक्ति में कितने एलिमेंट आएंगे, एक पंक्ति में कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये ध्यान रखना, एक पंक्ति में कितने एलिमेंट आएंगे जितने स्तंभ संख्या है, क्योंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी थी 3 स्तंभ थे, इसका मतलब 1 2 3, तो स्वाभाविक है कि एक पंक्ति में कितने एलिमेंट आए 3 एलिमेंट आएंगे। तो अगर यह मान लो कि एक पंक्ति में n एलिमेंट आएंगे, एक पंक्ति में n एलिमेंट आएंगे तो टोटल कितनी पंक्तियां हैं m, इसका मतलब m पंक्तियों में कितने एलिमेंट आ जाएंगे n गुणा m, जिसको नॉर्मली गुणा करके हम क्या लिख सकते हैं mn। ये कोटि नहीं लिखी, पहली बात ये कोटि नहीं लिखी, यहाँ पर हम अवयवों की संख्या काउंट कर रहे हैं। कोटि हमेशा m गुणा n ही होगी। कोटि लिखते समय पहले कुल पंक्तियों की संख्या आएगी गुणा और फिर कुल स्तंभों की संख्या आएगी, ये ध्यान रखना। कोटि को कभी भी हम गुणा करके नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं कि 2/3 की कोटि है इसका मतलब कोटि 6 है, कोटि 6 नहीं है, अवयवों की संख्या 6 है, तो कोटि को हम कभी भी गुणा करके नहीं लिख सकते, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें।